डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। नॉर्मल फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं और इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द रैंक व्हेन मैट्रिक्स इज इन नॉर्मल फॉर्म। यानी मैट्रिक्स अगर नॉर्मल फॉर्म में है तो उसकी रैंक हम किस तरह फाइंड करते हैं, और इसके अलावा मैं यहाँ पर दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सोल्व करूंगा। तो चलिए सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। द मैट्रिक्स ए, मैंने मैट्रिक्स को नाम दे दिया ए। द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, इसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सेड टू बी इन नॉर्मल फॉर्म। इसमें कहेंगे नॉर्मल फॉर्म। अभी मैंने आपको नाम बताया कि नॉर्मल फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। तो किसी मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल फॉर्म में है या कैनोनिकल फॉर्म में, लेकिन कब? द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म इफ it has one of the following form। मैं कुछ मैट्रिक्स के टाइप लिखने जा रहा हूं, उनकी कुछ फॉर्म लिखने जा रहा हूं। अगर ये मैट्रिक्स उनमें से किसी एक टाइप का है तो हम कहेंगे बी मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म है। तो क्या है वो पहला टाइप? नंबर वन, पहला टाइप में लिखने जा रहा हूं, ध्यान देंगे। फर्स्ट टाइप, तो मैट्रिक्स ए को हम नॉर्मल फॉर्म में कहेंगे या कैनोनिकल फॉर्म में करेंगे अगर ये कोई एक फॉर्म है। वो कौन सी फॉर्म है? कुल मिलाकर ये 4 टाइप से लिखा जा सकता है। तो पहला टाइप मैंने लिखा आई आर। क्या लिखा? आई आर। आई का मतलब यहां पर यूनिट मैट्रिक्स और आर का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ये मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर आर का। क्लियर है? अगर कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म का है तो हम उसको बोल सकते हैं मैट्रिक्स हमारा नॉर्मल फॉर्म में। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल में लिखता हूं। जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको समझ भी आएगा कि भी मैट्रिक्स एग्जैक्टली है किस तरह का। ध्यान देंगे, एग्जाम्पल में मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। यही मैट्रिक्स हमारा क्या है? I3। तो मैं इसको I3 या सिंपली इसके दोनों तरफ मैं ये ब्रैकेट भी लगा सकता हूं जो मैट्रिक्स का साइन होता है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में, ये पहली नॉर्मल फॉर्म है। सेकंड, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स इस तरह का है तो वो नॉर्मल फॉर्म है। सेकंड में क्या है, इसमें क्या किया कि एक मैंने मैट्रिक्स तैयार किया जिसमें कुछ पार्ट तो यूनिट मैट्रिक्स का है और ये मैंने बना दिया पार्टीशन। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं इस तरह के मैट्रिक्स को। और इसके बाद जो भी पार्ट है वो सभी क्या है? जीरो। यानी हमने क्या किया, जो मैट्रिक्स के 2 पार्ट किए उसके लेफ्ट पार्ट में तो बन गया यूनिट मैट्रिक्स और राइट पार्ट में जो भी मैट्रिक्स है वो सब बन गया नल मैट्रिक्स। इस ओ का मतलब है नल मैट्रिक्स। जितने भी कॉलम है वो सब क्या है? जीरो। एक एग्जांपल से अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिया, ध्यान देंगे। एग्जांपल में मैंने लिखा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। क्लियर है? इसके बाद ये यूनिट 4 का यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मान लीजिए इसमें 2 कॉलम्स और हैं तो वो दोनों कॉलम क्या है? 0 कॉलम। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके आपने 2 पार्ट किए हुए हैं। लेफ्ट पार्ट में तो यूनिट मैट्रिक्स है और राइट पार्ट में क्या है? कॉलम मैट्रिक्स जो कि 0 है। अब ये जो कॉलम है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन इस यूनिट मैट्रिक्स के बाद जितने भी कॉलम है वो सब क्या है? 0 एलिमेंट है। इसलिए मैंने इसको नल मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया है और लेफ्ट पोर्शन आपका क्या बनेगा? यूनिट मैट्रिक्स। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये बनेगा I4। देखो यहां पर यूनिट मैट्रिक्स हमने ऑर्डर 4 का लिया तो ये फिक्स नहीं है। आर कितना भी हो सकता है, आर की वैल्यू 2 भी हो सकती है, आर की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कोई भी हमारा पॉजिटिव नंबर ये हो सकता है। क्लियर है? और ये पार्टीशन के बाद जो बचा वो क्या बचा? ये नल मैट्रिक्स। तो ये हमारा है सेकंड फॉर्म। तो यहां पर जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म इफ इट हैज वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो या तो ये फॉर्म हो या ये फॉर्म हो। अभी 2 फॉर्म और हैं, मैं तीसरे पे आता हूं। व्हाट इज द थर्ड फॉर्म? यहां पर मैट्रिक्स क्या होगा? इस मैट्रिक्स के फिर मैं 2 पार्ट करने जा रहा हूं। इस बार जो इसके अपर पार्ट है
हॉरिजॉन्टली मैंने किया, यहां पर हमने वर्टिकल पार्ट किए थे, ठीक है, मतलब वर्टिकल हमने पार्टीशन लिया था, यहां पर हॉरिजॉन्टल पार्टीशन है। तो यहां पर क्या होगा, जो इसका अपर पार्ट है वो तो बन जाए यूनिट मैट्रिक्स, और जो लोअर पार्ट है वो क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा कि ऊपर के पोर्शन में तो एक यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा, और यूनिट मैट्रिक्स बनने के बाद अगर मेरे पास कुछ रो बच गई हैं तो वो सारी रो क्या होनी चाहिए, जीरो। तो ऐसी अगर कोई फॉर्म है तब भी हम कहेंगे ये मैट्रिक्स हमारा नॉर्मल फॉर्म है। चलो यहां पे लिख देता हूं, इस बार मैं चलो 3/3 का ले देता हूं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये पार्टीशन। और पार्टीशन के बाद मान लीजिए सिर्फ एक ही रो मेरे पास बची हुई है। कितनी रो बची हुई है, एक ही रो बची, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ये जो जीरो रो है, इट मे बी मोर देन वन, यहां पर मैंने 1 रो लिया है। तो यहां पर ये क्या बना, ये बना मेरे पास, ध्यान देंगे, ये अपर पोर्शन I3, ये वाला पार्टीशन के ऊपर, और इसके नीचे क्या बना, नल मैट्रिक्स, यानी जीरो रो, जितनी भी रो है वो सब क्या है हमारे पास, जीरो रो है। तो ये फॉर्म हो तो भी नॉर्मल, ये फॉर्म हो तो भी नॉर्मल मैट्रिक्स, ये फॉर्म हो तो भी नॉर्मल मैट्रिक्स। एक और बच्ची मेरे पास फोर्थ फॉर्म, फोर्थ, वो इसी का पार्ट है, ठीक है। ये किस तरह की होगी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। और यहां पर क्या होगा कि IR, ये पार्टीशन, ये नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स, और ये नल मैट्रिक्स। यानी होगा क्या कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स है, तो उसके अपर लेफ्ट पोर्शन में जो भी मैट्रिक्स है, आप कोशिश करेंगे जो उसका अपर लेफ्ट कॉर्नर है, ये अपर पोर्शन और ये लेफ्ट कॉर्नर, इस पोर्शन में आप क्या बनाने की कोशिश करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बनाने की करेंगे। तो हो सकता है कि सिर्फ एलिमेंट इसके नीचे बचे, यानी रो में बचे। ऐसा भी हो सकता है एलिमेंट सिर्फ कॉलम में बचे यूनिट मैट्रिक्स बनने के बाद। तो यूनिट मैट्रिक्स बनने के बाद यहां पर एलिमेंट कहां बचे, एग्जांपल के अकॉर्डिंग ओनली इन कॉलम। यहां पर यूनिट मैट्रिक्स बनने के बाद एलिमेंट कहां बचे, ओनली इन रो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है यूनिट मैट्रिक्स बनने के बाद एलिमेंट आपके रो में भी बच जाए और कॉलम में भी बच जाए, तो वो सब जीरो होने चाहिए। अगर जीरो हो जाएंगे तब हम कहेंगे मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल इसका होगा, इसको मैं रब कर देता हूं ऊपर, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए इस बार मैं I2 बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, I2, ऑर्डर 2 का। तो यहां पर मैंने मैट्रिक्स लिखा 1 0 0 1, क्लियर है। और इसके बाद कुछ कॉलम भी बच गए, और कॉलम के अलावा कुछ रो भी मेरे पास यहां पर रह गई। तो क्या बनेगा ये, मान लीजिए रो मेरे पास रह गई 2, रो मेरे पास रह गई 2, और कॉलम मान लीजिए मेरे पास रह गए 3। ये देखो अजम्पशन है, ये कितना भी हो सकता है। अब देखो यहां पर जो इस मैट्रिक्स के कुल मिलाकर आपने 4 पार्ट किए, जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है उसमें कौन बना, देखिए इसका जो फॉर्म है एग्जैक्टली है क्या, ये बना मेरे पास I2। अभी मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था कि इसके 4 पार्ट बने, तो जो इसका अपर लेफ्ट कॉर्नर है, कौन सा अपर लेफ्ट कॉर्नर, यहां तो बन गया यूनिट मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर का, 2 का। अब इसके राइट में बच गया कॉलम, जो जितनी भी एंट्री है कॉलम की वो सब क्या है, नल मैट्रिक्स, और अपोन में बच गए हमारे पास रो, तो वो भी क्या, नल मैट्रिक्स। ये जो पार्ट है ये वाला, ये कॉमन है, ये कॉलम में भी काउंट हो रहा है और ये रो में भी काउंट हो रहा है, क्लियर है। तो होगा क्या कि जब भी आप क्वेश्चन को नॉर्मल फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे, अब मैं बदलूंगा क्यों नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं कि रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। तो रैंक आपको तब बतानी है जब मैट्रिक्स को आप नॉर्मल फॉर्म में बदल लेंगे। तो जब मैट्रिक्स को आप नॉर्मल फॉर्म में बदलना शुरू करेंगे तो इनमें से कोई एक टाइप आपका बन जाएगा, ठीक है। जब टाइप बन जाएगा उसके बाद कह देंगे नॉर्मल फॉर्म, और उसके बाद उसकी रैंक लिख देंगे, क्लियर है। तो यहां पर क्या हुआ, अपर लेफ्ट कॉर्नर में बना I2, राइट में क्या बना, जो भी हमारे पास कॉलम थे जीरो, जितनी भी रो थी वो जीरो। ये रो और कॉलम दोनों में कॉमन पार्ट है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें से अगर कोई एक फॉर्म है तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स व्हेन मैट्रिक्स इज इन नॉर्मल फॉर्म। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूं। लेट, डेफिनेशन मैंने स्टार्ट की, लेट द मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स मैंने ले लिया जिसको मैंने कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट किया है, बी इन
नॉर्मल फॉर्म। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए और वो किस में है, नॉर्मल फॉर्म में है। इसका मतलब ये रहा होगा कि जो मैट्रिक्स ए है या तो वो रहा होगा यूनिट मैट्रिक्स आई आर, यहाँ आर जो है वो वेरिएबल है, आर्बिट्रेरी है, कितने भी ऑर्डर का हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या रहा होगा, ये रहा होगा इस टाइप का आई आर, राइट में जीरो बन गया होगा, या फिर रहा होगा आई आर, यहां पर अपर पोर्शन में यूनिट मैट्रिक्स और जो लोअर पोर्शन है उसमें नल मैट्रिक्स बन गया होगा। यानी जितनी भी रो बची होंगी वो सब क्या बची होंगी आपकी, जीरो रो या जीरो कॉलम, वो इसमें आएगा कॉलम। यहां पर सिर्फ जीरो कॉलम बचा होगा, यहां पर जीरो रो बची होंगी, और यहां पर जीरो कॉलम और जीरो रो दोनों ही हमारे पास बच गए होंगे यूनिट मैट्रिक्स बनने के बाद। क्लियर है। तो मैट्रिक्स अगर इनमें से कोई एक है तो हमने कहा होगा कि मैट्रिक्स हमारा नॉर्मल फॉर्म में है। क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा, देन रैंक ऑफ ए इज गिवन बाय नोटेशन, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय, इसका फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं। ये रैंक आपकी होगी, इसको मैंने बताया था रो से रिप्रेजेंट करूंगा, ये होगी ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स आई आर, दैट इज आर ही रहेगी रैंक। रैंक क्या रहेगी, आर। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स रहा होगा उतने ऑर्डर की उतनी ही नंबर हमारा क्या बन जाएगा, रैंक। अगर मान लीजिए यहां पर ये I4 बना तो रैंक 4 हो जाएगी, मान लीजिए यहां पर I2 बना तो रैंक 2 हो जाएगी, मान लीजिए यहां पर ये I3 बना तो रैंक 3 हो जाएगी, मान लीजिए यहां पर I5 बना तो रैंक 5 हो जाएगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप इक्लोन फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो नॉर्मल फॉर्म है वो 100% इक्लोन फॉर्म में भी होगी, तो यहां पर जो आपका रो बनेगा, सॉरी रो ए बनेगा मतलब रैंक, वो आप ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। लेकिन शर्त यही है कि मैट्रिक्स पहले किस में होना चाहिए, इन नॉर्मल फॉर्म। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो लिख दें तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स इसमें बना होगा, यूनिट मैट्रिक्स बना होगा, उतनी ही नॉन जीरो रो भी रहेंगी। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं जो आप नॉर्मल फॉर्म में, सॉरी इक्लोन फॉर्म में लिखते थे, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है। चलिए मैं आता हूं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर, और मैं यहां पर 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगी। स्टूडेंट्स यहां पर मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है 1 3 4 2 फर्स्ट रो है, 2 -1 3 2 सेकंड रो है, 3 -5 2 2 थर्ड रो है, 6 -3 8 6 ये हमारे पास फोर्थ रो है। और इसको कब करना, मुझे क्वेश्चन को कंप्लीट लिखता हूं बाय रिड्यूसिंग इट, इसको रिड्यूस करना है पहले आपको किसमें, रिड्यूसिंग इट इनटू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। अच्छा ये भी लिखा हुआ हो सकता है और कैनोनिकल फॉर्म, चलो ब्रैकेट में लिख देता हूं, नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म का एक ही मतलब है, कैनोनिकल फॉर्म। ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू कैनोनिकल फॉर्म, तो कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। तो देखिए इस क्वेश्चन को नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए मेरी हेल्प करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में बड़े सीखा है, जो मैंने इक्लोन फॉर्म में मैट्रिक्स को बदलने के लिए अप्लाई किए थे। कॉलम ऑपरेशन भी बिल्कुल इसी तरह है, किन्हीं दो रो को जैसे हम बदल सकते हैं तो कॉलम में भी किन्हीं दो रो को आपस में बदल सकते हैं। जैसे किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉन जीरो स्केलर से, तो कॉलम को भी किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और किसी रो को हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रो, जिसमें एक रो तो वही होगी जिसको हम रिप्लेस करेंगे और दूसरी रो वो होगी जिसकी हेल्प से रिप्लेस करेंगे। क्लियर है। तो जो रो ऑपरेशन आपने रो के लिए लगाए वही ऑपरेशन आप कॉलम के लिए भी लगा सकते हैं, सिर्फ वहां पर आर को रिप्लेस कर देंगे सी से, जैसे आर आई लिखते थे उसकी जगह लिख देंगे सी आई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मल फॉर्म में बदलूं कैसे, तो ये तो आपको पता चल गया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पड़ेंगे। तो यहां पर एक मैं रूल लिख रहा हूं, हालांकि ये फिक्स रूल नहीं है, आप इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं। तो यहां पर आप कुछ इस तरह अप्लाई करने की कोशिश करें, क्वेश्चन आपके आसान रहेंगे और किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आप लिखेंगे मैट्रिक्स से, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया गया है। क्लियर है। आप इसमें अप्लाई कर देंगे रो ऑपरेशन। क्या अप्लाई कर देंगे, रो ऑपरेशंस। देखिए ये जो मेथड मैं बता रहा हूं ये अपने लिए बता रहा हूं कि जिस तरह मैं क्वेश्चन करता हूं वो बता रहा हूं। आप चाहें तो इसके अलग भी चल सकते हैं, जरूरी नहीं है आप रो ऑपरेशन लगाएं, साथ में कॉलम भी लगा सकते हैं। तो मैं पहले सिर्फ
किनको वैल्यू दूंगा, ओनली रो ऑपरेशन, और ये तब तक लगाता जाऊंगा जब तक मैट्रिक्स किसमें ना आ जाए, इक्लोन फॉर्म में। किसमें ना आ जाए, इक्लोन फॉर्म। तो सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स दिया गया होगा, उस मैट्रिक्स में आप रो ऑपरेशन लगाएंगे, और रो ऑपरेशन लगाने के बाद तब तक रो ऑपरेशन लगाएंगे जब तक वो इक्लोन फॉर्म में ना बदल जाए। ठीक है, अब जैसे ही आप इक्लोन फॉर्म में बदलेंगे तो एग्जैक्टली आपको उसकी रैंक पता चल जाएगी। मान लीजिए उसकी रैंक आ गई आपके पास 3, लिखनी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि तब लिखेंगे रैंक जब वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, लेकिन आपको आइडिया हो गया व्हाट इज द रैंक। ठीक है, मान लीजिए यहां पर 3 रैंक आ गई, तो अब इसके बाद आप इसमें लगाइए सिर्फ कॉलम ऑपरेशन। फिर बता रहा हूं ये कोई फिक्स रूल नहीं है, आप इसके अलावा भी लगा सकते हैं कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, और कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद चलो यहां ओनली में हटा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ क्या लगाए हम, कॉलम ऑपरेशन, लेकिन कोशिश कीजिए सिर्फ कॉलम ऑपरेशन आप यहां पर अप्लाई करें। और जब अप्लाई करेंगे तो जब इक्लोन फॉर्म में बदलने के बाद आप कॉलम लगाएंगे ना, तो वास्तव में आपके पास यही लगेगा कि यार कॉलम ही लगाएं तो अच्छा है। तो क्या बनेगा यहां पर ये बन जाएगी आपकी नॉर्मल फॉर्म। क्या बन जाएगी, पहले लिख देता हूं, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, और जैसे ये नॉर्मल फॉर्म में आएगी लिखेंगे आप इसको, इसके बाद यहां से आप इसका क्या लिख सकते हैं, रैंक। भाई नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद आप क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए, ये आप यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर है, तो कुल मिलाकर ये रही कहानी कि देखिए ये जो मेथड है फिक्स मेथड नहीं है, आप क्वेश्चन में पहले स्टेप से ही रो और कॉलम दोनों लगा सकते हैं। लेकिन ये जो रूल है ये मैंने अपने लिए बनाया, और जो स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूं उनको भी यही मेथड बताता हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। सबसे पहले मैट्रिक्स से लिखो, उसके बाद रो ऑपरेशन लगाओ, कॉलम इक्लोन फॉर्म में बदल लो, इक्लोन फॉर्म में बदलने के बाद कॉलम ऑपरेशन लगाओ। पहले रो ऑपरेशन लगाए, इक्लोन फॉर्म में बदल लिया, फिर कॉलम ऑपरेशन लगाए, नॉर्मल फॉर्म में बदल लो, उसके बाद इसकी रैंक लिख दो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यही कहा गया फाइंड ओनली रैंक, तो इक्लोन फॉर्म के बाद भी आप रैंक बता सकते हो। अगर क्वेश्चन में लिख दिया फाइंड रैंक बाय रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म में जब तक नहीं बदल देंगे तब तक आप रैंक नहीं बता सकते। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन के लिए मैं इसको रब कर देता हूं और इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं। जो मैंने यहां पर लिखा है वही मैं यहां पर यूज करूंगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप इसमें लिख लेंगे गिवन मैट्रिक्स। क्या है गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स है मेरे पास, गिवन मैट्रिक्स ए इज, इट इज 1 3 4 2, और ये मेरे पास है 2 -1 3 और ये 2। नेक्स्ट है मेरे पास 3 -5 2 एंड 2, ये मेरे पास 6 -3 8 और ये आ गया मेरे पास 6। क्लियर है, अब देखिए जो मैंने टेक्निक बताई कि मैं इसको पहले बदलूंगा इक्लोन फॉर्म में, तो जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने इक्लोन फॉर्म बताई थी उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इक्लोन फॉर्म में बदलने के लिए फर्स्ट रो के पास कोई भी जीरो नहीं है, फर्स्ट रो के पास कोई भी जीरो नहीं है, तो ये चाहेगा कि इनमें कम से कम 1 1 0 हो जाए। ऐसी इसकी विश होगी कि इनमें कम से कम क्या हो जाए, 1 0 हो जाए, जिससे नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में नजर आए। तो चलिए ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर ये तरीका जो मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में वही लगाऊंगा। इस रो 1 की हेल्प से, जो रो 1 है हमारी, इसकी हेल्प से मैं इन तीनों एलिमेंट को जीरो बनाने जा रहा हूं। जैसे ये तीनों एलिमेंट जीरो बनेंगे तो ये वाली बात मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर है, जैसे ये तीनों जीरो बनेंगे तो ये वाली बात सेटिस्फाई होने वाली है। इसको हटा देता हूं यहां से। तो सबसे पहले मैंने ऑपरेशन लगाया, किसमें ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में। तो मैं लिखने जा रहा हूं R2 को, या राइट में लिख देता हूं, R2 टेंड्स टू 1 की हेल्प लेंगे तो R2 को फर्स्ट नंबर पर, ये ऑपरेशनल रो है, और हेल्प हमने लिया किसका, R1 का, तो यहां पर आ जाएगा 2R1। इसके बाद R3 कितना हो जाएगा, ये R3 -3R1, ध्यान देंगे इसको जीरो बनाना है। इसके बाद R4 को क्या लिख देंगे, R4 -6R1। ये ऑपरेशन किस तरह लगाए हैं, हालांकि यहां से आपको समझ आ गया होगा, और डिटेल में समझना तो इससे प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए, इक्लोन फॉर्म में मैंने बहुत बड़ी डिटेल में यहां पर बताया है। चलिए, तो R2 यहां से रिप्लेस हो जाएगा इस कॉम्बिनेशन से। जिस रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको फर्स्ट नंबर पे लिखना है, जिसकी हेल्प से लगा रहे हैं उसको सेकंड नंबर पे लिखना है। रो 1 की आपने प्रॉब्लम दूर की थी, रो 1 के पास कोई जीरो नहीं थी, वो चाहती थी इसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ के बाद 1 0 आ जाए। तो रो 1 बार बार मदद करने के लिए आएगी, R2 की मदद भी करेगी, R3 की भी करेगी और R4 की भी करेगी, और सब में यहां पर क्या बना देगी, जीरो। तो चलिए यहां पर मैं लिखता हूं R2,
R2 है मेरे पास 2 माइनस 1 3 2, आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आ गया 2R1, यानी इसका डबल लिखना है तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 2, ये 6, ये 8 और ये 4। इसके बाद आपने इसको कर दिया था सब्सट्रैक्ट, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये 0, ये -7, ये -5 और ये आ गया बच्चों -2। कितना बना ये 0, -7, -5 और ये -2। अब बारी आई R3 की। R3 को आपको लिखना R3 माइनस 3R1। तो क्या है R3? R3 है मेरे पास 3 -5 2 एंड 2। इसके बाद आपने इसमें से लिख दिया 3R1। 3R1 क्या, 3 का मल्टीप्लाई करके लिखो, यह आ जाएगा 3 9 12 और ये आ गया 6। 3 9 12 और 6 माइनस कर दीजिए। ये मैंने माइनस किया, भाई जैसा रूल है R3 में से R1 का 3 टाइम सब्सट्रैक्ट करना है, तो कितना आ गया 0, यह आ गया -14, यह आ गया -10 और यह आ गया -4। 0 -14 -10 और -4 यहां पे लिखने जा रहा हूं मैं। 0 -14 -10 और ये आ गया -4। नेक्स्ट R4 को क्या लिखा आपने? फर्स्ट राइट R4। R4 इज रिप्लेस्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन। क्लियर है? R4 में ऑपरेशन लग रहा है फर्स्ट नंबर पर, R1 की हेल्प से लग रहा है सेकंड नंबर पर। ये रूल आपको पता होगा। 6 -3 8 और कितना आ गया ये 6। यहां पर आ गया मेरे पास 6R1, कितना होगा 6 का मल्टीप्लाई 6 18 24 और कितना आ गया ये 12। 6 का मल्टीप्लाई किया ना, 6 18 24 और 12। इसके बाद सब्सट्रैक्ट भी किया है, तो आ गया माइनस 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 और माइनस, कितना आ गया 0 -21 -16 और ये आ गया मेरे पास -6। तो ये बना मेरे पास 0 -21 -16 और ये आ गया -6। क्लियर है? अब रो 1 के पास कोई 0 नहीं है, 2 और 3 के पास 1 1 0 है बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, देख पा रहे होंगे। अब रो 1 को प्रॉब्लम है, रो 2 को प्रॉब्लम है। रो 2 चाहेगी कि इनके पास कम से कम, अगर इसके पास 1 0 है तो ये चाहेगी इनके पास 2 2 0 हो जाए। कितनी हो जाए? 2 0 इन ईच 3 एंड 4। थर्ड रो में भी 2 0 हो जाए और फोर्थ में भी 2 0 हो जाए, जिससे 0 इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नजर आएंगी। तो अब मैं प्रॉब्लम दूर करने जा रहा हूं रो नंबर 2 की। इसकी प्रॉब्लम दूर करने जा रहे हैं रो नंबर 2। ध्यान देंगे, बदलना मुझे को इसको नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन पहले मैं इसको इकोलॉन फॉर्म में बदल रहा हूं। रो नंबर 2 की जब मैं प्रॉब्लम दूर करूंगा तो इन एंट्री को 0 बनना पड़ेगा। इन एंट्री को क्या बनना पड़ेगा? 0। तो जितना भी एक्स्ट्रा वर्क है इसको मैं यहां पर रब करने जा रहा हूं, ठीक है, और ऑपरेशन लगाता हूं इसको देखकर। इनकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये समझाने के लिए था सिर्फ। चलिए ऑपरेशन देखिए आप। अब देखिए ये मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं लिखेंगे, इक्वलेंट टू लिखेंगे, आप जानते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स तो बदल गया लेकिन उसकी रैंक और उसका साइज नहीं बदला, इसलिए इक्वलेंट टू का साइन लगाते हैं। फिर मैट्रिक्स ए किसके इक्वलेंट आ जाएगा? कोई नया मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूं मैं यहां पर। और ऑपरेशन के बारे में जरा ध्यान दीजिए। फर्स्ट रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगेगा, सेकंड रो में भी कोई भी ऑपरेशन नहीं लगेगा, लेकिन सेकंड रो की प्रॉब्लम मैं दूर करूंगा और ऑपरेशन लगेगा R3 में, ऑपरेशन लगेगा R4 में। हेल्प करने के लिए आएगा R2, जिसकी प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं वही हेल्प करने के लिए आएगा। तो यहां पर R3 को क्या लिखूं? अब -14 को टारगेट करो। -14 को मैं 0 बनाना चाहता हूं -7 की हेल्प से। तो मैं क्या करूं? इस 7 का डबल इसमें सब्सट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि ये डबल होने पर ये भी क्या बन जाएगा? डबल होने पर ये भी क्या बन जाएगा? -14। और जब -14 को -14 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो +14 आएगा, सब्सट्रैक्ट होने वाली टर्म, तो 0 बन जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा R3 टेंस टू R3, सॉरी R3 तो मैंने पहले ही लिख दिया था, यहां पर मैं लिखूंगा R3 टेंस टू, ध्यान देंगे, R3 माइनस, सब्सट्रैक्ट करना है ना, R3 माइनस 2R2, और यहां पर लिखूंगा R4 टेंस टू R4 माइनस 3, बल्कि सेम सिचुएशन, यह -21 है तो ये -21 हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसको मैं क्या कर दूंगा यहां पर? सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो चलिए ये कहानी में लिखता हूं। यहां पर पहले क्या लिखूं? R3 वाला ऑपरेशन लिखता हूं। तो R3 वाली रो क्या है? R3 थर्ड रो है 0 -14 -10 -4, और मैंने क्या किया? इसका 2 टाइम ऑफ R2 लिखिए अपॉन में। 2 टाइम ऑफ R2 कितना आएगा? 0 -14
और ये आ गया -10 और -4, और भाई ये आ गया निगेटिव करेंगे तो साइन सब बदल जाएंगे, माइनस करेंगे तो साइन बदल गए, ये आ गया 0 0 0 एंड 0, ये पूरी की पूरी रो आ गई 0। देखिए आपका टारगेट जो 0 बनाने का था वो सिर्फ इसको था, बाकी 0 बन गए तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट R4, R4 क्या बना, R4 मेरे पास आ गया, पहले क्या लिखेंगे, R4 ही लिखेंगे, 0 -21 -16 और -6। इसके बाद मैंने लिखा 3R2, कितना होगा 3R2, 3R2 होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और अपॉन में लिखो 0 -21, मेरा टारगेट यही एलिमेंट 0 बनाने का, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया -15 और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया -6। इसके बाद आपने कर दिया इसको सबस्ट्रैक्ट, तो साइन बदलते जाओ बदलते जाओ, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया -1 और ये आ गया 0, तो ये आ गया मेरे पास 0 0 -1 0। क्लियर है। अब देखिए थर्ड रो के पास कितनी 0 है, इसको मैं रब कर रहा हूं फिर वापस, फर्स्ट रो के पास कितनी 0 है, 0 मस्ट बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, 0 मस्ट बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो फर्स्ट रो के पास कोई 0 नहीं है इस समय, सेकंड के पास 1 0 है। अच्छा थर्ड रो की 0 में काउंट ही नहीं कर सकते, जानते हैं क्यों, क्योंकि ये तो 0 रो है, 0 हम वो काउंट करते हैं जो फर्स्ट नॉन 0 के एलिमेंट के पहले हैं, और इसमें 4 एलिमेंट है, 4 के 4 0 हैं, तो डैश, इसका मतलब ये 0 रो है, क्या है ये 0 रो, और यहां पर कितना आ गया 0 रो। आप इससे पहले जो 2 लेक्चर है उनको देख लीजिए, जो भी प्ले लिस्ट मैंने डाली है मैट्रिक्स 2.0 के नाम से, तो दोनों लेक्चर देख लिए, आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ पर कितनी 0 2, तो ये 0 इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है, लेकिन बीच में आ गई 0 रो। इक्लोन फॉर्म ये कहती है अगर मैट्रिक्स में कोई 0 रो है तो वो कभी भी नॉन 0 रो के अबव नहीं हो सकती, इसका मतलब पहले इसकी पोजिशन बदलो, थर्ड रो को ऊपर ले जाओ, और सॉरी फोर्थ रो को थर्ड पे ले जाओ और थर्ड को फोर्थ पर, जिससे 0 रो बॉटम में आ जाए। तो ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, अभी मैं 0 बनाने के लिए नहीं लगा रहा, अभी तो जो 0 रो है उसको उसकी सही जगह पर मैं पहुंचा रहा हूं, तो क्या ऑपरेशन लगेगा यहां पर, A इक्वल टू, यहां पर ऑपरेशन लगा R3 तो बन जाए R4 और R4 बन जाए R3, यानी इंटरचेंज ऑफ R3 एंड R4। तो फर्स्ट रो नो चेंज, सेकंड रो नो चेंज, थर्ड रो 100% चेंज है, क्योंकि मैं R3 की जगह तो R4 लिखने वाला हूं, 0 0 -1 और ये कितना आ गया 0, और ये आ गया 0 0 0 0। अब चेक करिए, 0 नंबर ऑफ 0 0, नंबर ऑफ जीरोज 1, नंबर ऑफ जीरोज 2, और ये आ गया डैश, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, और जो हमारी 0 रो है वो बॉटम में, इसका मतलब ये इक्लोन फॉर्म है। कैसी फॉर्म है ये, इक्लोन फॉर्म, इट इज इक्लोन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, इट इज इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है। लेकिन यहां पर आपको रैंक नहीं लिखना, हालांकि अगर क्वेश्चन ये होता राइट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट इनटू इक्लोन फॉर्म, तो ये क्वेश्चन हो गया, इसकी रैंक 3 आ गई भाई, नॉन जीरो रो 1, नॉन जीरो रो 2, नॉन जीरो रो 3, 3 रो इसमें नॉन जीरो है, फोर्थ रो हमारी 0 है, इसका मतलब जितनी नॉन जीरो रो वही इसकी होगी, रैंक 3 होगी। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन कब किस तरह करना है, बाय रिड्यूसिंग इट इनटू नॉर्मल फॉर्म, तो मैं इसको अब नॉर्मल फॉर्म में लाऊंगा। तो जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, सबसे पहले मैट्रिक्स लिखो, उसके बाद रो ऑपरेशन लगाओ, इक्लोन फॉर्म में ले आओ, इक्लोन फॉर्म में आने के बाद अब मैं लगाऊंगा सिर्फ इसमें कॉलम ऑपरेशन, और कॉलम ऑपरेशन बहुत इजी तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन, अब जो मेरा टारगेट होगा वो क्या होगा, इक्लोन फॉर्म में तो आ गई। अब देखिए जो डायगोनल एलिमेंट है, नॉर्मल फॉर्म का मतलब है कि आप यूनिट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करें, और वो यूनिट मैट्रिक्स कहां बनाने की कोशिश करें, अपर लेफ्ट कॉर्नर में। तो डायगोनल एलिमेंट को 1 1 बनाते जाओ अगर पॉसिबल है। क्लियर है, 1 या 0 बस दो ही एंट्री होंगी, डायगोनल एलिमेंट या तो 1 होंगे या 0। तो डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाओ, उसके नीचे 0 पहले ही बन चुकी है, राइट में 0 बनाना शुरू करो। यानी देखो जब आप यूनिट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे तो ये जो एलिमेंट है 1, इसके नीचे ये 0 तो ऑलरेडी बन चुकी है, ऑलरेडी डन, ये काम आपका ऑलरेडी डन है, यहां आपको कुछ नहीं करना। अब आपको इनको 0 बनाना है, इनको 0 बनाना, इनको, तो इनको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन में लगाऊंगा।
अब इनके जीरो बनाने के लिए मैं हेल्प लूंगा किसकी, कॉलम नंबर 1 की। किसकी हेल्प लेंगे, कॉलम नंबर 1। और C2 C3 C4 तीनों में मैं इनको जीरो बना दूंगा, 3 को 4 को 2 को। क्लियर है। तो यहां पर पहला कॉलम क्या बना, 1 0 0 0। दूसरा कॉलम ऑपरेशन लगाना है, C2 क्या लिखूं, C2 को लिख दो आप C2। ध्यान देंगे अब क्योंकि आप कॉलम नंबर 1 की प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं, मैं कॉलम नंबर 1 के सामने जीरो बना रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, कॉलम नंबर 1 की हेल्प से C2 C3 C4 तीनों में ऑपरेशन लगाएंगे। तो इसको लिखेंगे C2 माइनस 3C1, इसको लिखेंगे C3 माइनस 4C1, और यहां पर लिखेंगे C4 टेंस टू C4 माइनस 2C1। क्लियर है। कैलकुलेशन में लेफ्ट में लिख देता हूं ये आप नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। चलिए अब कॉलम नंबर C2 की बात करता हूं, थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन इसके नीचे कर लेता हूं। C2 देखो लिखूंगा इस तरह समझाने के लिए और बाद में कॉलम बना के लिख दूंगा। C2 क्या है, C2 है मेरे पास, ध्यान देंगे 3 माइनस 7 0 एंड 0। हेल्प किसके लिए है, C1 की। तो C1 को इसके नीचे लिख दो और 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो, ये आ गया 3। ध्यान देंगे ये 3, यहां पर आपने लिखा C2 3 माइनस 7 0 0 ये लिखा हुआ, इसके नीचे लिख रहे हैं C1। तो मैं रो बना के लिख रहा हूं समझाने के लिए। अब आपने क्या किया, इसका 3 टाइम्स सब्सट्रैक्ट किया। अब क्योंकि ये एलिमेंट ऑलरेडी जीरो है तो अब ये कैलकुलेशन इस तरह होंगी, C2 माइनस 3C1 3 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0। क्योंकि ये एलिमेंट पहले ही जीरो बन चुके हैं तो इनका इफेक्ट इन पर कुछ नहीं पड़ेगा, ये हमेशा अनचेंज रहेंगे। तो कैलकुलेशन आसान हो गई। तो यहां पर देखो जीरो, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, माइनस 7 रहेगा, 0 0 रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर आएगा 0, यहां पर आएगा -7। अब ये रो को कॉलम बना के लिख रहा हूं 0 0। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या है मेरे पास, C3 इधर लिख देता हूं। C3 क्या है, C3 है 4 -5 -1 0। अब देखिए सिर्फ इसी एलिमेंट में कैलकुलेशन होंगी, क्यों होंगी समझ में आ जाएगा आपको। इसके नीचे लिखो 3C1, क्या लिखोगे इसके नीचे, सॉरी 4C1, यहां पर जीरो बनाना ना, तो क्या लिखेंगे 4C1। तो 4C1 का मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 4 0 0 0। अब क्योंकि ये तीनों एलिमेंट जीरो हैं तो इनका कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में लूं वो जीरो ही रहेगा, और इसको आपने कर दिया सब्सट्रैक्ट तो ये आ गया 0, और ये एज इट इज नीचे उतर आएंगे। तो बताइए क्या बना, ये क्या बना मेरे पास, ये बना 0, ये -5, ये -1 और ये 0। फोर्थ में डार्क कर रहा हूं, यहां पर होगा C4 -2C1, C4 -2, इसका डबल इसमें सब्सट्रैक्ट करो तो 2 -2। ध्यान देंगे 2 -2 का मल्टीप्लाई और माइनस 0 -2 -0, ये -2, इनमें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये मेरे पास आया, ठीक है। तो एक स्टेप मेरा यहां पर कंप्लीट हुआ और यूनिट मैट्रिक्स बनाने की तरफ में आगे बढ़ गया। अब मैं पहुंचता हूं किस पर, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट की प्रॉब्लम आपने दूर कर दी, अब मैं पहुंच गया सेकंड डायगोनल एलिमेंट के पास। क्लियर है। अब ये क्या है, ये जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट है ये है -7। मुझे डायगोनल में 1 चाहिए सिर्फ। अगर मान लीजिए यूनिट मैट्रिक्स बनने के बाद भी कुछ डायगोनल एलिमेंट बचेंगे तो वो उनको जीरो बनना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पर -7, तो इसको नॉन जीरो, इसको 1 तो बना ही सकता हूं। तो ऑपरेशन क्या लगाऊंगा यहाँ पर, कोई भी रो ऑपरेशन ना लगाएं आप, इक्वेशन आपकी सॉरी मैट्रिक्स आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। एक बार इक्लोन फॉर्म में बदलने के बाद कभी भी कॉलम ऑपरेशन लगाने की आप कोशिश ना करें, कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो मुझे -7 को 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए मैंने इसको लिख दिया C2 टेंस टू, ध्यान देंगे C2 टेंस टू -1/7 C2। रो में नहीं लगा रहा मैं, रो में लगाओगे तो -5/7 बन जाएगा, कॉलम में लगाओ सिर्फ। एक बार इक्लोन फॉर्म में आने के बाद सिर्फ कॉलम यूज करो आप। तो क्या बनाइए, ये बना 1, ये 0, ये 0 और ये 0, ये 0, ये 1, ये 0 और 0। सिर्फ इसी में कैलकुलेशन होंगे क्योंकि ऊपर नीचे पहले ही 0 बन चुके हैं। 0 -5 -1 0, और ये आ गया बच्चों 0 -2 0 एंड 0। अब मैं सेकंड डायगोनल एलिमेंट की प्रॉब्लम दूर करूंगा तो इसका मतलब इसकी हेल्प से ऑपरेशन लगाऊंगा मैं C3 और C4 में, और हेल्प लूंगा किसका, C2 कॉलम का। ऑपरेशन लगेंगे किसमें, C3 और C4 में, ठीक है। और मदद करने के लिए कौन आएगा, C2। चलिए इसी ऑपरेशन को मैं राइट में लिख के दिखा देता हूं आपको। तो क्या बना ये ऑपरेशन मेरे पास लगे, ध्यान देंगे 1 0 0 0, सेकंड में कोई ऑपरेशन नहीं, हाँ लेकिन इसका मैं यूज जरूर करने वाला हूं। तो यहां पर लगाऊंगा C3 टेंस टू C3 + 5 C2।
यानी पहले C3 लिखो, उसके नीचे 5 का मल्टीप्लाई करके C2 लिखो, और देखेंगे आप सिर्फ इस एलिमेंट में ही कैलकुलेशन होंगी -5 में, बाकी में होंगी नहीं। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, 0 + 5 क्या आना, 0 + 5 × 0 यानी 0 + 0 0, -5 + 5 0, -1 + 0 -1, 0 + 0 0। कैलकुलेशन इस तरह करते रहो, ये फिक्स और इसका मल्टीप्लाई इसमें कुछ ऐड होता जा रहा है। C4 क्या बनेगा जरा बताइए, इसी तरह थोड़ा दिमाग लगाओ। C4 ऐसे ही लिखोगे और इसका 2 टाइम इसमें ऐड कर दो, यानी +2 C2। तो देखो 0 + 0 2 का मल्टीप्लाई होने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, -2 यहां फर्क पड़ा, 2 कितना आ गया 0, 0 यहां कोई फर्क नहीं पड़ा, 0, ये 0 कोई फर्क नहीं, 0। अब देखिए सेकंड डायगोनल एलिमेंट की प्रॉब्लम दूर हो गई। इसके ऊपर 0 पहले ही बन चुके थे, इसके नीचे इक्लोन फॉर्म बनी थी तब बना दिए थे, इसके सामने अब बना दिए और ये इक्लोन फॉर्म के समय बन गए थे। अब ये वाला बचा -1, यानी पहले इसको 1 बनाओ। तो 1 बनाने के लिए क्या करोगे आप, 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, अब C3 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, -1 से। ध्यान देंगे C3 यानी थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम नो चेंज, सेकंड कॉलम नो चेंज, थर्ड कॉलम 0 0 1 0, फोर्थ कॉलम नो चेंज। अब जैसे आपने ये किया तो आपने देखा, ध्यान देंगे जरा, ये बचा मेरे पास 0 कॉलम और ये बची मेरे पास 0 रो। एक बार देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। और इसके 4 पार्ट हो गए, तो एक पार्ट में तो मेरे पास आ गया ये 1.2। ध्यान देंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर आगे निकल कर, ये मैट्रिक्स आ गया, छोटा सा लिख देता हूं। यहां पर बनाइए I3, क्या बनाइए I3। देखो ये यूनिट मैट्रिक्स बन रहा ऑर्डर 3 का, ये बना I3। इसके बाद ये पार्टीशन का साइन मैंने बना दिया, डॉटेड लाइन से डिनोट कर दिया, और बाकी सब जितने भी एलिमेंट है ऑल आर 0, चाहे वो रो में है या कॉलम में। तो ये तो नॉर्मल फॉर्म आ गई भाई, ऐसी तो ये नॉर्मल फॉर्म में मैंने बताई थी। नॉर्मल फॉर्म में वेक्टर मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म में होना मतलब मेरे पास 4 फॉर्म है, उनमें से कोई एक होना। तो ये जो नंबर मैंने 4 पे बताई थी ये वही फॉर्म है। तो यहां पर ये क्या बना, इट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ये आ गई। अब मुझे इसका लिखना बच्चों रैंक, तो रैंक क्या होगा, रैंक राइट में लिखता हूं, रैंक क्या हो जाएगा इसका, इसको अवॉइड करता हूं यहां पर, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए कितना हो गया, नीचे लिख देता हूं, ऊपर वाला पोर्शन अवॉइड कर दिया मैंने। देयरफॉर रैंक ऑफ ए, अब रैंक ऑफ ए आपने पढ़ रखा, क्या है रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए का मतलब है ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। भाई यहां पर यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का बना है ना, कितने ऑर्डर का बना, 3 का। तो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, जिसको मैंने जब डेफिनेशन बता रहा था आर लिखा था। तो रैंक ऑफ ए आ गया मेरे पास यहां पर 3। कोई डाउट तो मुझे लग रहा नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा, इक्लोन फॉर्म में भी तो आपको पता चल गया था कि इसका जो रैंक है वो 3 है, तो यहां पर भी 3 आ गया। अच्छा, अगर मान लीजिए आप उससे नहीं लिखना चाहते, ऑर्डर से, वो आपको याद नहीं आ रहा कि ऑर्डर से लिखते नहीं, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट कीजिए। तो हमारे पास हमने देखा फर्स्ट रो इज नॉन जीरो, सेकंड रो इज नॉन जीरो, थर्ड रो इज नॉन जीरो, फोर्थ रो इज जीरो रो। तो इसमें 3 मेरे पास नॉन जीरो रो हैं, उनको मैंने काउंट किया तो उनका नंबर भी 3 है। तो बच्चों ये थी प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 को मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। अब मैं आ गया प्रॉब्लम नंबर 2 पर। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो इसको भी क्या करना है, मैट्रिक्स की रैंक मुझे फाइंड करनी है, लेकिन कब, बाय रिड्यूसिंग इट इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म आप डिटेल में समझ चुके हैं। एक प्रॉब्लम और मैं सोल्व करने जा रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिस ठीक से करते हैं क्वेश्चन की, कुछ अनसोल्व क्वेश्चन आप अपनी बुक से कीजिए, PYQ कीजिए, तो आपको ये मेथड ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, गिवन A इज 6, 4, 10 और ये 16, 1, 2, 3 और ये 4, 3, 6, 9 और ये 12, 8, -1, 7 और ये 15। तो यहां पर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले जो मैंने रूल बनाया वो ये बनाया कि मैं पहले मैट्रिक्स लूंगा, उसमें मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा और उसको इक्लोन फॉर्म में ले आऊंगा। उसके बाद मुझे रैंक उसका पता चल जाएगा।
रैंक पता चल जाएगा, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में लाने के बाद रैंक मुझे लिखना है, लेकिन इकोनॉमिक फॉर्म मुझे ये बता देगा कि इसमें यूनिट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बनना। अगर मान लीजिए 3 आ रही है रैंक इकोनॉमिक फॉर्म में, तो I3 बनेगा। 2 आ रही है तो इसका मतलब उसमें I2 बनेगा। तो फिलहाल मैं इसको इकोनॉमिक फॉर्म में बदलने की कोशिश करूंगा और सिर्फ रो ऑपरेशन में लगाऊंगा। हालांकि कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं उनको अवॉइड करूंगा। क्लियर है? क्यों अवॉइड करूंगा? जब बाद में हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्व करेंगे या इनवर्स फाइंड करेंगे, तो आप देखेंगे कि हर जगह रो ऑपरेशन ही लगते हैं। कॉलम ऑपरेशन सिर्फ एक बार लगते हैं, जब मुझे मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में बदलना होता है, ठीक है, या एक PAQ फॉर्म होती है, तब लगाते हैं। तो ज्यादा जो प्रैक्टिस है वो हमें किसकी होनी चाहिए? रो ऑपरेशन की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बताइए, इसको अगर मुझे, इसके पास कोई भी जीरो नहीं है, तो ये चाहेगा कि इनके पास कम से कम 1 जीरो आ जाए, तो इनको जीरो बनना पड़ेगा। किसकी हेल्प से बनना पड़ेगा? फर्स्ट रो की हेल्प से। जो जीरो बनाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर यहां पर 6 की जगह 1 होता, 6 की जगह क्या होता? 1, तो इसका 4 टाइम, इसका 10 टाइम और इसका 16 टाइम में सब्सट्रैक्ट कर देता। या चलो 6 की जगह 1 ना होकर मान लो अगर 2 भी होता तो भी काम कर जाता। 2 का 2 टाइम, 2 का 5 टाइम और 2 का 8 टाइम मैं लिखता और आराम से सोल्व हो जाता। तो यहां पर या तो 1 बन जाए या 2 बन जाए, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो 1 बनाने के लिए मैं सेकंड कॉलम को यहां शिफ्ट कर सकता हूं, C2 की जगह C1, C1 की जगह C2, लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने खुद ही रूल बनाया कि जब तक मैं इकोनॉमिक फॉर्म में बदलूंगा मैं कॉलम ऑपरेशन का यूज नहीं करूंगा। तो ठीक है, मैं इसको 2 बनाता हूं। 2 बनाना मेरे लिए आसान है, 1 बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं डिवाइड करूंगा तो फ्रैक्शन बन जाएंगे, लेकिन मुझे 2 बनाना बड़ा आसान लग रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर पहले टारगेट ये 1 बनाने का नहीं है, नंबर ऑफ जीरोज नहीं बढ़ा रहा, पहले मैं इस एलिमेंट को 2 बना रहा हूं, जिससे ये 1 1 0 आसानी से बन जाए। तो 2 बनाने के लिए क्या करूं, जरा ऑपरेशन को ध्यान से देखो। मैंने R1 को लिख दिया, सिर्फ यहां पर अभी मैं प्रॉब्लम दूर नहीं कर रहा R1 की, मैं उस एलिमेंट को 1 बना रहा हूं। तो 1 बनाने के लिए ध्यान देंगे, 1 नहीं सॉरी 2 बना रहा हूं, मैं गलत बोल गया, 2 बना रहा हूं। तो मैंने लगाया R1 को, मैंने लिख दिया, मैं ऑपरेशन R1 में लगा रहा हूं। तो R1 को फर्स्ट नंबर पर हेल्प किसकी ले रहा हूं? R2 की। तो मैंने R1 को लिख दिया R1 माइनस R2, जिसकी मदद लेंगे हमेशा उसको सेकंड नंबर पर लिखेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट रो तो चेंज होगी, वो बन जाएगी R1 माइनस R2, यानी डायरेक्टली लिख दो 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 6 माइनस 3, और ये आ गया 8 माइनस 1 यानी 9। अब 4 2 6 माइनस 1 ये सेकंड रो, इसको एज इट इज लिख दो, क्योंकि सेकंड रो की सिर्फ आपने हेल्प ली थी, उसको चेंज नहीं किया था, ऑपरेशन किस में लगाया था? R1। अब देखिए जो बात मैं भी आपको बता रहा था कि फर्स्ट रो के पास कोई भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो 0। सेकंड के पास भी कोई जीरो नहीं है, थर्ड के पास भी कोई जीरो नहीं है, फोर्थ के पास भी कोई जीरो नहीं है। तो ये चाहेगा कि अगर इसके पास जीरो रो है, जीरो नंबर ऑफ जीरोज जीरो है ही नहीं, तो इनके पास कम से कम 1 जीरो आ जाए। अगर फर्स्ट रो के पास कोई जीरो नहीं है, तो ये चाहेगा सेकंड थर्ड फोर्थ के पास कम से कम 1 जीरो आ जाए, और इनको जीरो बनाना अब मेरे लिए है बहुत आसान। क्या ऑपरेशन लगा दूं बताओ? मदद किसकी लेनी है? फर्स्ट रो की। ऑपरेशन किस में लगाना? R2 R3 और R4। तो ये ऑपरेशन लगाया, A टेंड्स टू, ध्यान देंगे यहां पर मैंने लिखा 2 माइनस 1 माइनस 3 और 9, इसमें तो कोई ऑपरेशन लगाना नहीं है, इसकी हेल्प जरूर लेनी है। तो यहां पर मैं लगाऊंगा R2 टेंड्स टू R2, इसका डबल माइनस 2 R1, R3 में लगाएंगे R3 माइनस 5 R1, और R4 में लगाएंगे बच्चों R4 माइनस 8 R1। देख लीजिए, चलो यहां पर लिखता हूं R2 कितना है? R2 इज, ये मेरे पास 4 2 6 माइनस 1, और यहां पर मैंने लगाया 2 R1, यानी R1 का डबल में सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा? ये 4 माइनस 2 माइनस 6, और ये आ गया 18, और इसके बाद मैंने इसको कर दिया सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करोगे तो साइन बदल दो, 0 0 0, और ये कितना आ गया? नहीं ये सॉरी 0, ये आ गया 4, ये आ गया 12, और ये आ गया माइनस 19। क्लियर है? तो कितना बनाइए? 0 4 12, और ये आ गया माइनस 19। R3 कितना हुआ? ये बच्चों R2 नहीं, ये R3 था, ठीक है। R3 टेंड्स टू R3 माइनस 5 R1। तो पहले R3 लिखो, R3 कितना है? R3 है 10 3 9 और 7। इसके बाद लिखोगे आप 5 R1, कितना हो जाएगा? ये 5 R1 हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई, यानी 10 माइनस 5
-15 और ये आ गया 45। क्लियर है? इस बार भी आपने सब्सट्रैक्ट किया है तो साइन बदल दो। कितना आ गया 0 8, ये आ गया बच्चों 24 और ये आ गया मेरे पास, इसमें से 7 मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो -38। कितना आ गया -38। तो ये आ गया 8, सॉरी पहले तो 0 आया, ये 0, ये 8, ये 24 और ये आ गया -38। क्लियर है? नेक्स्ट R4, R4 को आपने टेंड किया, R4 टेंड्स टू R4 -8R1, तो पहले R4 लिखो। R4 कितना 6 4 12 और ये 15। इसके बाद आपने लिखा यहां पर 8R1, 8R1 कितना हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई अगर मैं करके लिखूं इसमें फर्स्ट रो में तो कितना आएगा 16 -8 -24 और ये आएगा मेरे पास 8 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया है तो ये आएगा 72। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? R4 था 16, ये गलती से मैंने 6 लिखा है, 16 4 12 15। अब माइनस कर दो और ये साइन आपने बदल दिए, तो ये बना 0, ये बना 12, ये बना बच्चों 36 और ये बना 15। मैंने इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया, कितने में से 72 में से, तो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 3 और ये आ गया मेरे पास -53, ये मेरे पास आ गया। एक बार चेक कर लीजिए, -53 ये रिजल्ट मेरे पास आया। तो कितना बना, ये आया मेरे पास 0, ये आ गया मेरे पास 12 और ये मेरे पास आ गया बच्चों कितना 36। अच्छा 17 में से अगर 15 गया, सॉरी ये बना 57, तो क्या बना ये -57। अब इसके बाद आपको फर्स्ट रो की प्रॉब्लम दूर हो गई। फर्स्ट रो के पास 0 रो, सॉरी नंबर ऑफ 0 0, सेकंड के पास 1 0, थर्ड के पास 1 0, फोर्थ के पास 1 0। अब प्रॉब्लम है रो नंबर 2 को। रो नंबर 2 के पास अगर 1 0 है तो ये चाहेगा कि थर्ड और फोर्थ के पास कम से कम 2 0 हो जाए। कितने हो जाए? 2 0। तो अब मैं प्रॉब्लम दूर करने जा रहा हूं किसकी, अब मैं प्रॉब्लम दूर करूंगा रो 2 की, R2 मतलब। इनको सबको हटा दीजिए, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सेकंड रो के पास इस समय 1 0 है और ये चाहेगा कि थर्ड और फोर्थ के पास कम से कम 1 0 हो जाए। तो हेल्प लेंगे R2 की और 0 बनाएंगे R3 और R4 में। चलिए राइट में लिख देता हूं क्या ऑपरेशन यहां पर लगाने वाला हूं मैं, ध्यान देंगे। ऑपरेशन जो लगेगा वो लगेगा R3 और R4 में। तो R3 टेंड्स टू और R4 टेंड्स टू, मदद करने के लिए आने वाला है R2। तो देखिए 8 को 0 बनाना है, इसको देखकर लगाना ऑपरेशन। 8 को 0 बनाना 4 की हेल्प से, 12 को 0 बनाना 4 की हेल्प से, तो इसको 1 बनाना जरूरी नहीं है, बड़े आराम से 0 बना पाओगे। R3 को मैं लिखने जा रहा हूं R3 -2R2 और R4 को लिखने जा रहा हूं R4 -3R2। चलिए ये भी कैलकुलेशन कर लेता हूं। सबसे पहले लिखा मैंने R3 कितना आ गया 0 8 24 और कितना आ गया -38। आपने R2 की हेल्प ली और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 2R2, कितना आ गया 0 8। हालांकि मुझे नजर आ रहा है इसका डबल है लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन काफी डिटेल में मैं कर रहा हूं, यहां पर माइनस माइनस ये प्लस। बच्चों ये सब पूरी की पूरी रो हो गई 0। तो पहले फर्स्ट रो तो मुझे लिख लेनी चाहिए एज इट इज, क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। सेकंड को भी एज इट इज लिख लो क्योंकि इसमें ऑपरेशन नहीं लगाया, इसकी हेल्प हमने ली है। अब इसका यूज किया हमने R3 में, तो मैंने R2 का डबल इसमें से सब्सट्रैक्ट किया, एग्जैक्टली इसका डबल ही है, तो पूरी तीनों एलिमेंट क्या आ गए 0। इसी तरह मैं डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकता हूं, जो R3 है वो R2 का 3 टाइम है, तो सारे एलिमेंट 0 बनेंगे। चलो लिख के दिखा देता हूं। R4 कितना है, R4 इज 0 12 36 और ये आ गया -57। आपने क्या किया 3 टाइम्स ऑफ R2 लिखा, तो ये बना मेरे पास 0 12 3 का मल्टीप्लाई यानी 36 और -19 में मल्टीप्लाई किया 3 का तो 57 और इसके बाद आपने क्योंकि सब्सट्रैक्ट किया तो साइन बदलते जाओ, तो ये आ गए 0 0 0 एंड 0। तो ये बना 0 0 0 एंड 0। तो बच्चों ये इक्लोन फॉर्म तो आ गई, इट इज इक्लोन फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट रो के पास कितनी 0 है, कोई 0 नहीं है, तो यहां पर तो कोई 0 नहीं। सेकंड के पास 1 और थर्ड और फोर्थ है हमारी 0 रो,
इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और जितनी रो जीरो रो है वो सब बॉटम में है, यानी कोई भी जीरो रो नॉन जीरो रो के अबव नहीं है। तो ये 100% इक्लोन फॉर्म है। अब आपको पता चल गया कि इसकी रैंक 2 है, ये आइडिया होगा नहीं रैंक इसकी क्या है 2, इसका मतलब इसमें I2 बनेगा। क्या बनेगा इसमें I2, तो यहां पे लिख देता हूं इट इज इक्लोन फॉर्म, लिख देता हूं इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। हालांकि एग्जाम में लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसका टारगेट नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन मैंने अपने लिए इसको लिख लिया और मुझे पता चल गया I2 ही इसमें बनेगा। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो एलिमेंट है, अगर ये जो नॉन जीरो एलिमेंट है फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट, इसको मैं अगर ये 1 नहीं है तो इसको 1 बनाऊंगा, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा यूनिट मैट्रिक्स बनाऊंगा अपर लेफ्ट कॉर्नर में। तो इसको 1 बनाओ, तो 1 बनाने के लिए क्या करोगे, बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है, सिर्फ अब मैं कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा। मैंने यहां पर लिख दिया C2 को 1/2, सॉरी C1 में लगा रहे हैं ऑपरेशन, C1 को 1/2 C1, तो कितना आ जाएगा ये 1 0 0 और 0। सेकंड में मैंने कुछ किया नहीं है अभी, इनको एज इट इज में लिखता जा रहा हूं, कोई ऑपरेशन इसमें मैंने नहीं लगाया। अब क्या करेंगे आप, ये अब इक्लोन फॉर्म ने इनको तो 0 बना ही दिया था, अब आपको इनको 0 बनाना है, C2 C3 C4 को 0 बनाना है, C2 C3 C4 में इन एलिमेंट को 0 बनाना है और हेल्प लेनी है C1 की। तो ऑपरेशन आप समझ गए होंगे क्या लगाएंगे, और देखिए कैलकुलेशन सिर्फ इन्हीं में होंगी, क्योंकि ये वाले 0 जब इधर शिफ्ट होंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका कोई भी मल्टीपल वो 0 ही रहेगा। तो पहला ऑपरेशन C2 के लिए, C2 को मैं लिखने जा रहा हूं C2 प्लस C1, पहले क्वेश्चन में डिटेल में लिख के भी दिखाया था, इस बार डायरेक्ट करूंगा। C3 को मैं लिखने जा रहा हूं C3 प्लस 3C1, और C4 को मैं लिखने जा रहा हूं C4 माइनस 9C1। तो C1 में तो कोई चेंज नहीं हुआ, C2 में आ गया C2 प्लस C1, यानी -1 + 1 0, 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 0 0 0। इसके बाद C3 -3 + 3, भाई इसका 3 टाइम ऐड कर रहे हो तो 0, 12 इसका 3 टाइम 0 ही रहेगा यानी 12, 0 इसका 3 टाइम ऐड करेंगे 0 में 0 और ये फिर 0। नेक्स्ट 9 टाइम, इसका 9 टाइम सब्सट्रैक्ट करो, 9 - 9 0, -19 और -9 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, और -19 में से 0 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो -19 रहेगा। सेम आप लिख देंगे थर्ड और फोर्थ रो की एंट्रीज, सॉरी कॉलम की एंट्रीज। अब इसकी प्रॉब्लम दूर हो गई। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये काम हो गया आपका, इधर ये इक्लोन फॉर्म ने पहले ही कर दिया था, ये काम हो चुका है। अब ये करिए, ये इनको इसको बैलेंस करने के लिए आप किसकी हेल्प लेंगे, सेकंड एलिमेंट की, सेकंड डायगोनल एलिमेंट की, लेकिन पहले इसको 1 बना लो, क्योंकि आपको डायगोनल एलिमेंट को 1 तो बनाना ही है। चलिए 1 बनाता हूं, पहले लेफ्ट में आ गया मैं। 1 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन अप्लाई करें, ओनली कॉलम, जो मैंने रूल बनाया था कि पहले मैं रो ऑपरेशन लगाकर इक्लोन फॉर्म में बदलूंगा और उसके बाद कॉलम ऑपरेशन लगाकर नॉर्मल फॉर्म में बदलूंगा। इसी मेथड पर आप चलते रहिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि कभी रो लगा रहे हैं कभी कॉलम लगा रहे हैं, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या बना यहां पर, नेक्स्ट ऑपरेशन, जैसा अभी आपने सीखा कि मैं C2 में ऑपरेशन लगाऊंगा और 4 को पहले 1 बनाऊंगा, क्या बना 1/4, ये आ गया C2, 1/4 C2। चलिए फर्स्ट कॉलम नो चेंज, सेकंड कॉलम चेंज है, 4 से डिवाइड किया कॉलम को तो 0 ही रहेगा, 4 1 हो जाएगा। थर्ड में कोई चेंज नहीं, फोर्थ में भी कोई चेंज नहीं, लेकिन अब आपका टारगेट है इनको 0 बनाना, और हेल्प किसकी लेंगे, इसकी हेल्प लेंगे, इनको बनाएंगे 0, और ये 0 ऑलरेडी बन चुके हैं, ये आप काम आप पहले ही कर चुके हैं। क्लियर है, तो ये हमारा टारगेट है। तो क्या करें इसके लिए, इसके लिए एग्जाम में आपको रेक्टेंगल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। तो यहां पर मैंने ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगाया ध्यान देंगे, C3 टेंस टू C3 - 12 C2। भाई ध्यान देंगे हेल्प आपको C2 की लेनी है, क्योंकि आप इसके सामने 0 बना रहे हैं जिसकी प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं। क्लियर है, और C4 को आप लिख देंगे C4 प्लस 19 C2। तो पहला क्या बना 1 0 0 0, दूसरा 0 1 0 0, तीसरा 0, ध्यान देंगे 12 - 12 0। अब ये तो 0 - 0 0 - 0 कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 0 - 0 नो चेंज, -19 + 19 ये 0, और ये फिर सिमिलरली 0 - 0 0 - 0। क्लियर है। अब देखिए इस पूरे प्रोसीजर में मैंने ये चेक किया कि ये जो
ये जो मैंने पार्टीशन लगाया है, ध्यान दे रहे हैं आप। अब मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन सोल्व किए, बाई चांस दोनों में जो नॉर्मल फॉर्म बनी है वो 4 टाइप की बनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा यही बनेगी, कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपर पोर्शन में यूनिट मैट्रिक्स नीचे 0 बन जाए, कभी लेफ्ट पोर्शन में यूनिट मैट्रिक्स राइट में जितने कॉलम है वो 0 बन जाए। यहाँ पर बाई चांस दोनों ही बार रो और कॉलम दोनों 0 बने और कुछ पोर्शन में हमारा बना है यूनिट मैट्रिक्स। तो बच्चों ये आ गया I2, इसको इस तरह भी लिख देता हूं, ये क्या आ गया I2, ये 0, ये 0 और ये 0, यानी एक तरफ I2 और कुछ रो बची वो भी 0, कुछ कॉलम बचे वो भी 0। इस तरह मैंने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज नॉर्मल फॉर्म, ये तो नॉर्मल फॉर्म है ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर है। देयरफॉर रैंक ऑफ ए, डायरेक्ट बताएंगे आप मुझे, रैंक ऑफ ए ऑर्डर ऑफ I2 क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ I2, यानी I2 क्या है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो यहां पर 2 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए 2। अच्छा अगर मान लीजिए आप इससे नहीं लिखना चाहते, आप कहेंगे नहीं तो हम तो नॉन जीरो रो काउंट करेंगे, तो नॉन जीरो काउंट कर लीजिए, फर्स्ट नॉन जीरो रो और ये सेकंड नॉन जीरो रो है, बाकी थर्ड और फोर्थ तो जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है पहली और सेकंड, R1 नॉन जीरो है, R2 नॉन जीरो है, R3 R4 जीरो रो है, तो काउंट करके लिखेंगे तब भी रैंक कितना आएगा 2। तो स्टूडेंट्स मैंने जो आज के लेक्चर में आपको समझाया नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, इसको कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें रैंक हम किस तरह लिखते हैं। तो एक तरीका बताया कि पहले आप मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद रो ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम पे वो इक्लोन फॉर्म पे आ जाएंगे, फिर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, नॉर्मल फॉर्म पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका बताया और दो प्रॉब्लम मैंने यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट सोल्व किए, बात समझ गए। तो आप क्या करें, इस लेक्चर को अगर आपको एक बार देखने से समझ में नहीं आया तो आप इस लेक्चर को दोबारा देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक 100% समझ में आ जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।